नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। एसएससी एमटीएस की मैराथन क्लासेस अपनी होने वाली है 48 नंबर की, और 47 तक क्लासेस आपने बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी। अगर आपने क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करी हैं तो श्योर है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अभी जो टीयर 2 की जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है इसमें आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। चलिए, और साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इस पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती है ना, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि जो आज के क्वेश्चन हैं सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपकी एग्जाम में काफ़ी समय रिपीट हुए हैं। दूसरा, एनालिसिस के तौर पे भी मैंने शामिल किए हैं, तो ऐसे आप लीजिएगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें कम्प्लीटली आती हैं। अगर इसमें से 25 क्वेश्चन मैंने टोटल लिए हैं, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर लिख के जाइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप देखिए मैंने कितनी क्लासेस आपकी कंप्लीट करवाई है, 47 क्लासेस, और इस हिसाब से अगर देखें तो 25 क्वेश्चन तो मैंने करवाए हैं हर एक क्लास में। इसके अलावा एडिशन फैक्ट मैंने बताए हैं तो हर क्वेश्चन के 4 है ना, तो आप समझ के चलिए 100 क्वेश्चन मैंने एक क्लास में आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर लगातार क्लासेस आपने अटेंड करी होगी तो 4700 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। आप बताइए, जीके में अगर आपने 4700 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं तो कुछ तो बैठेंगे ना आपके एग्जाम में। और सारी चीज़ें अच्छे से चेक करने के बाद ही मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने शामिल किए नहीं हैं जो आपके एग्जाम में कभी ना आए हों। तो आप अपना स्कोर जरूर चेक कर लीजिएगा और जाते जाते इसमें स्कोर जरूर लिख के जाइएगा, और साथ ही स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा कि कौन से स्टेट से और कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए, महाजनपदों की संख्या आपसे पूछी गई है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद थे टोटल 16। कितने थे? 16 टोटल महाजनपद थे, है ना। इसमें से सबसे अधिक जनपद के बारे में अगर अभी तक एग्जाम में पूछा गया है तो वो पूछा गया है उत्तर प्रदेश से संबंधित, कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक थे या कम थे या कितने थे। तो उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या कितनी थी? यूपी के अंदर टोटल थी 8, जो काफ़ी समय रिपीट हुई है। आईएमपी लगा के जरूर लिख लीजिएगा कि जनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी थी, तो टोटल थी 8। कितनी थी? 8 जनपदों की संख्या। सबसे प्रथम महाजनपद जो है काफी समय एग्जाम में आया है, तो वो कौन सा आ जाएगा? कौशल, है ना, कौशल। और इसके बाद में कौन आता है? मगध। सुना है ना, मगध किसकी राजधानी हुआ करता था? पाटलिपुत्र से संबंधित है ये, पाटलिपुत्र। और ये जो कौशल राज्य है ये आता है अयोध्या का। सुना होगा ना, अयोध्या का एक गाना है ना, कुछ गाना है इसका, रामायण में गाया जाता है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो 16 जनपद हो गए हैं, जिसमें वो लव कुश गाते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जो भी है गाना आप बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट है तुगलकनामा के लेखक कौन है? तुगलकनामा के लेखक आपसे पूछे गए हैं। लेखक और इनसे संबंधित जो भी पुस्तकें हैं वो भी कंप्लीट याद होने चाहिए आपको। 1 से 2 नंबर आपके कवर करवा के जाएगा। जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी आपको कि आपकी तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पढ़ने चाहिए, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे अमीर खुसरो। और याद करवाया था मैंने, अमीर खुसरो, अमीर व्यक्ति तो वैसे ही क्या रहता है? खुश ही रहता है ना, अमीर खुसरो। तो तुगलकनामा ये लिखते हैं अमीर खुसरो। अब इसको क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी समय रिपीट हुआ है आपके एमटीएस के एग्जाम में कि भारत का तोता किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, या फिर कहें तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। चलिए, इब्न बतूता की अगर मैं बात करूं तो कहाँ से आता है? अफ्रीका से आता है इब्न बतूता। अफ्रीका से, कहाँ से आता है? अफ्रीका से। था कौन ये? तो ये क्या था? हिंदी और फारसी लेखक था, है ना, हिंदी और फारसी लेखक था ये।
क्या था? हिंदी और फारसी लेखक था। मेहरुनिसा की अगर बात करें, मेहरुनिसा, तो इसका इतिहास में तो नाम है ही। अगर लेटेस्ट करंट अफेयर की अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश की एक साहित्यकार है। क्या है? साहित्यकार है, साहित्यकार है। और इनको पुरस्कार दिया गया है सुमित्रा नंदन पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पुरस्कार। क्लियर है? चलिए, और गुलबदन बेगम की अगर मैं बात करूं तो इनका तो मैंने काफ़ी समय जिक्र किया है और रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 7 से 8 बार लगातार आ चुका है, तो जरूर याद कर लीजिएगा। गुलबदन बेगम जो है ये लिखती है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। और ये हुमायूं को क्या थी? तो इसकी बहन थी हुमायूं की, है ना। इसके बारे में डिटेल लिखती है गुलबदन बेगम, यानी कि इसकी जीवनी के बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया है, जो लिखते हैं गुलबदन बेगम। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, ये करंट के अंदर शामिल होने वाला है। और अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है तो इससे संबंधित बनेगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं। चलिए, नागालैंड की अगर बात करें कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों की यहाँ पे बात हो रही है। नागालैंड के मुख्यमंत्री बताइए, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। कहाँ के हैं? नागालैंड के सीएम हैं ये, नागालैंड के नेफ्यू रियो। प्रेम सिंह तमांग, मैंने ट्रिक बताई थी ना, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम से सिक्के मांग, है ना, प्रेम से तमांग, यानी कि प्रेम से क्या कर मांग, क्या मांग? सिक्के। तो कहाँ का आ जाएगा? सिक्किम का, सिक्किम का, है ना, सिक्किम। पिन्नाराई विजयन, ट्रिक मैंने बताई थी आपको, केरल। कहाँ के हैं? केरल। अभी करेले की अगर सब्जी बनेगी तो क्या होगा? पैन के अंदर आपको राई भी डालनी पड़ेगी और फिर फ्राई करना पड़ेगा। तो पिन्नाराई विजयन, यानी कि पैन के अंदर राई डाल के क्या बना रहे हो आप? करेला बना रहे हो, है ना। इस राज्य की जो आकृति है ये भी क्या है? करेला नुमा है ना, करेला नुमा है, करेले के जैसी है। M.K. स्टालिन, है ना, M.K. स्टालिन, ये है तमिलनाडु के, तमिलनाडु के, तमिलनाडु के हैं M.K. स्टालिन। देखिए, ट्रिक वाइज चीज़ें देखनी है तो आपको मेरे मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित जो वीडियो है वो चेक करना पड़ेगा, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग की थी। अभी बात करेंगे संविधान की जो मांग करी थी सर्वप्रथम किस पार्टी ने करी थी, किसके द्वारा मांग की गई थी? तो पार्टी जो थी वो थी स्वराज पार्टी। क्या थी? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। और इसी के द्वारा मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता उस समय कौन कर रहे थे? तो वो आ जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। कौन आ जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने क्या किया था? संविधान के गठन की मांग करी थी। किस लिए? क्योंकि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए या कानून व्यवस्था अच्छे ढंग से बनाने के लिए क्या है? संविधान की आवश्यकता पड़ रही थी, जिसके गठन की मांग करते हैं बाल गंगाधर तिलक। और लाल बाल पाल के बारे में भी मैंने बहुत सारी बार आपको डिटेल बता दिया है। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी मैंने आपको बताया था और B.R. अम्बेडकर जी के बारे में भी, क्योंकि जब भी संविधान का नाम लिया जाता है, अगर कोई नाम छूट जाए तो भले ही छूटे, पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम कभी नहीं छूटता है, क्योंकि इनके बारे में तो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है UNO में कितने सदस्य देश हैं? UNO, UNO क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसमें कितने सदस्य देश हैं आपसे पूछे गए हैं, तो आ जाएंगे 193। कितने हैं? 193, 193 क्या है? UNO देश है। क्या इसमें भारत शामिल है? तो हाँ, इसमें भारत भी शामिल है ना, भारत भी शामिल है इसके अंदर। चलिए, नेक्स्ट है कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? इसकी खोज की बात करें, किसकी खोज होती है इसके अंदर? जीव विज्ञान से संबंधित क्या है? एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, जिसका केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। और हैदराबाद कहाँ आ जाता है? तेलंगाना के अंदर आता है। और तेलंगाना किससे अलग होता है? तो ये होता है आंध्रा से अलग, यानी कि आंध्र प्रदेश से अलग। कब होता है अलग?
पेपर में पूछा गया है, तेलंगाना अलग होता है। सबसे लास्ट में ना लेटेस्ट है ये जो इससे अलग हो गया है। इससे पहले तो बिहार से अलग, झारखंड हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग, छत्तीसगढ़ हुआ था, गुजरात, मुंबई अलग अलग, मतलब इनके बारे में तो पूछा गया है। पर सबसे लेटेस्ट अगर है, सबसे आखिरी में जो अलग हुआ था वो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होता है। और तेलंगाना के जो हैदराबाद है उसके अंदर क्या है, कोशिका आणविक और जीव विज्ञान केंद्र जो है यहाँ पे स्थित हो जाएगा। वाराणसी के अंदर ये जो कॉरिडोर है पूछा गया है, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और कर्नाटक के बारे में जो उत्पादक चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तेल शोधन, या सीधा सीधा पूछा जाए कि तेल के कुएं भारत में है कहाँ पे? एक ही जगह तो है, एक ही जगह है, एक ही जगह याद रखना है। कहाँ पे है? असम। असम के डिगबोई क्षेत्र में, डिगबोई क्षेत्र में क्या है? तेल के भंडार हैं, तेल के भंडार यानी कि कुएं हैं यहाँ पे, है ना, कुएं हैं, तेल के भंडार हैं यानी कि कुएं हैं यहाँ पे। किसके? कच्चे तेल के, है ना, कच्चे तेल के हैं, कच्चा तेल निकलता है यहाँ से, कच्चा तेल। और यहाँ पे जो निर्माण किया गया है ना, भवन जो बनाए गए हैं वो क्या है? अंग्रेजों की आपको याद दिलाएंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप असम जाते हो तो असम के डिगबोई क्षेत्र में जरूर जाके आइएगा। यहाँ पे क्या होता है डिगबोई क्षेत्र में, डिगबोई में, कि यहाँ पे क्या है, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो अंग्रेजों की देन है, यानी कि वो छोड़ के गए हैं। क्या है? उनकी वास्तुकला जो थी सबसे अलग है, आर्किटेक्चर जो होता है बहुत अलग है। और वो जो सारी चीज़ें हैं आपको सिर्फ देखने को मिलेगी असम में। ऐसे तो बहुत सारी जगह है उनकी छावनियाँ बनी हुई, पर इनके यहाँ पे जो बनाई हुई है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो क्या है? अंग्रेजों की आपको याद दिलाएंगे। चलिए, तो प्रथम ये जो है तेल शोधन का जो है संयंत्र है, ये कहाँ पे बनाया गया है? तो असम के डिगबोई क्षेत्र में आ जाएगा। काफ़ी समय रिपीट हुआ है, जरूर लिख लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। चलिए, मेघालय क्या है? पानी ज़्यादा यहाँ पे होता है, वर्षा ज़्यादा होती है ना, वर्षा ज़्यादा यहाँ पे होती है। चलिए नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण, ये मीनार से संबंधित 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। किस प्रकार के बनेंगे मैं आपको बता देती हूँ। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने, है ना। मैंने इसमें सही करके कुतुब मीनार का नाम, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल किया है। बहुत सारा तुक्का लगा देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, क्योंकि मीनार की यहाँ पे बात हो रही है। कुली कुतुब शाह के द्वारा होता है चार मीनार का निर्माण, चार मीनार का। अगर मैं बोलूँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया, तो ये करवाते हैं मीनार जो होती है ना, चार मीनार जो है, चार मीनार इसकी क्या करते हैं? ये नींव रखवाते हैं ना। पूछा जाएगा नींव किसने रखी, क्योंकि बात करें 28 दिन के झोपड़े की, तो कुछ हिस्सा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है और फिर बाकी का जो बचा हुआ काम रहता है वो पूर्ण करवाता है इल्तुतमिश। तो सब टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जब पेपर को कठिन बनाना होता है ना, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो इसमें देखिए, अगर आपसे पूछा जाए चार मीनार जो है इसकी नींव किसने रखी, तो रखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो करवाते हैं कुली कुतुब शाह के द्वारा। एक और है झुकी मीनार, है ना, सुना होगा ना नाम, झुकी, ईसा की झुकी मीनार, ईसा की झुकी मीनार कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद में। अभी आप बताइए, अहमदाबाद का भी अगर नामकरण किया जाए तो इसका नया नाम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आपको कोई भी बेस्ट नाम लगता है ज़रूर बताइएगा। वो अभी चल रहा है ना ट्रेंड में कि बार बार कश्मीर बोलता है कि पाकिस्तान हमें चाहिए, कश्मीर हमको चाहिए, तो वो बोलते हैं ना कि ऐसे ही बात करते रहते हैं कि कश्मीर का नाम बदल के अपन जय सिया राम रख देते हैं या श्री राम रख देते हैं। पाकिस्तान वाले कभी नहीं बोलेंगे कि राम हमको चाहिए। तो आप इसमें भी बताइएगा कि अगर अहमदाबाद की मैं बात करूँ कि अगर इसका नाम बदल दिया जाए तो इसका नाम क्या रखा जाए आपके हिसाब से? और भी कुछ अलग बहुत सारे नाम तो बदल चुके हैं। बदले हुए नाम से संबंधित भी मैं सीरीज लेके आई थी, चेतक सीरीज, उसमें मैंने आपको बताया है। आप अहमदाबाद का मुझे बताइएगा। चलिए, अगर बात करें इनके, तो मैंने बता दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का। अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये क्या करते हैं? बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो थी इनकी सभी राजाओं से अलग थी, हटके थी, है ना।
तो ये पूछा जाता है बहुत सी बार। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस शासक की थी? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी की। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये पद्मावती जो रानी है, रानी चित्तौड़ की, उसको क्या है हासिल करने के लिए आता है पर कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है 16,000 रानियों के साथ में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और क्वेश्चन जो बनता है कि ये जो है इनका क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये क्या करते हैं, किसका संस्थापक इनको माना जाता है? संस्थापक तो किसका संस्थापक है? ये गुलाम वंश का। किसका है? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का संस्थापक इनको माना जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा चारों जो ऑप्शन है इनमें से किसकी जो समाधि है लाहौर के अंदर है, वो भी अनारकली बाजार में। कहाँ पे? अनारकली बाजार में। अनारकली बाजार, अनारकली डिस्को चली भाई, चली है ना। तो अनारकली जो है, अनारकली बाजार है पाकिस्तान के लाहौर का। और लाहौर के अंदर इन चारों में से किसी एक का मकबरा है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादन राज्य है। कहवा, देखिए अगर आप वेट लॉस के लिए डाइटिंग करते हैं तो कहवा आपके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। कहवा बेसिकली सबसे बड़ा उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए कहवा का तो होता है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे होता है? कर्नाटक के अंदर होता है कहवा का उत्पादन। पर कहवा जो आता है जम्मू कश्मीर का अच्छा आता है ना। अगर वेट लॉस के लिए चाहते हो, जैसे बोलते ब्लैक टी पी रहे हैं हम तो ग्रीन टी पी रहे हैं, तो कहवा भी एक टी है ग्रीन कलर की, उसको आप पीजिए और क्या है वेट लॉस कर दीजिए। तो क्या है? कहवा सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक के अंदर। ये है एक पेय पदार्थ। क्या है? पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ है। अब बात करें कर्नाटक के बाद में दूसरे नंबर पे कहाँ पे होता है? पहला होता है कर्नाटक में, दूसरा होता है तमिलनाडु में, और तीसरा होता है केरल में। कहाँ होता है? केरल में। तीसरा कहाँ पे होता है? केरल के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश बच चुका है बेचारा। उत्तर प्रदेश, इसके बारे में भी कुछ ना कुछ बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादन होता है गेहूं का। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य अगर है तो वो है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा गन्ना उत्पादन है ना, गन्ना उत्पादन, गन्ना ये क्या है? व्यावसायिक फसल है यहाँ की। तो गन्ना उत्पादन में भी सर्वप्रथम स्थान किसका आ जाएगा? उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। और किसका स्थान आता है इसमें? दूध में भी ये शामिल है, दूध उत्पादन में भी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये सभी है दूध अग्रणी राज्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पटसन का उत्पादन होता है। पटसन क्या होता है? अभी तो आप देखिए पटसन होता क्या है। तो पटसन क्या है? एक प्रकार का रेशेदार पौधा है। रेशेदार पौधा है, रेशेदार पौधा है। इसका बहुत सी चीज़ों में उपयोग किया जाता है, पर ज़्यादातर उपयोग की अगर बात करें तो कपड़े बनाने में भी किया जाता है ना। रेशम के कपड़े तो बहुत पहने होंगे आपने। तो रेशेदार जो चीज़ें होती हैं, एक तो जो होता है कीड़ा आता है रेशम बनाने के लिए, वाइट कलर का कीड़ा होता है, गर्म पानी में डाल के उसको बनाया जाता है, देखा होगा, लार्वा छोड़ता है वो, उसको पाला जाता है। एक पटसन है, ये भी एक रेशेदार पौधा हो जाता है। तो भारत का सर्वाधिक पटसन का उत्पादन कहाँ पे होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। और पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? अपनी दीदी की सरकार है, ममता बनर्जी की। एक डायलॉग सुना होगा ना, रंबा रंबा खुम्बा खुम्बा खम्बा खम्बा। तो वो जो है वो डायलॉग किनका है? ममता बनर्जी का है, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल की, मतलब रानी इनको बोल दीजिए आप, है ना। तो पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की सरकार है। और पश्चिम बंगाल के बाद अगर उत्पादन की मैं बात करूं तो आ जाएगा असम और फिर आ जाएगा ओडिशा। ओडिशा और असम और पटसन, ये जो है पटसन का उत्पादन जो है पहले होता है पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे उत्पादन राज्य आता है असम, तीसरे नंबर पे आता है ओडिशा। तो ओडिशा हो चुका है, पश्चिम बंगाल हो चुका है। झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड में उत्पादन होता है कोयले का, कोयले का बड़ी मात्रा में यहाँ उत्पादन होता है। खाने हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान उत्पादन करता है जस्ता का। किसका करता है? जस्ता का। और जस्ता के साथ में ही एक प्रमुख स्थान है खेजड़ली। क्या है? खेजड़ी। खेजड़ली भी बोलते हैं, खेजड़ली भी बोलते हैं और खेजड़ी भी बोलते हैं। तो ये है ताम्र उत्पादन नगरी, ताम्र उत्पादन नगरी
एग्जाम में रिपीट हुआ है, इस वजह से बता रही हूँ, IMP करके लिख लीजिएगा कि राजस्थान का खेजड़ी क्षेत्र जो है या फिर खेजड़ी क्षेत्र जो है किसके लिए उत्पादन में प्रमुख है, तो ये आ जाएगा ताम्र नगरी, यानी कि तांबे का उत्पादन यहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट है 1922 में किसने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, और ये तो सत्य साबित हुआ है ना, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा और इच्छा के अनुसार ही अभी तक चलता है। आप देखिए ना, पैसों वालों के लिए भी सरकार का नहीं बोलेंगे, पैसों वाले के लिए चीज़ें बदलती रहती है ना, बदलती रहती है ना। किसी वो बोलते हैं ना, कठोर और लचीलापन दोनों का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, तो भारतीय संविधान के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होता है, जो रेपिस्ट होते हैं उनको क्या है, मतलब खुली छूट भी दे दी जाती है, उनको सीधा फांसी की सजा भी नहीं होती है। इनका जो कथन है यहाँ पे सही साबित होता है। 1922 में किसने कहा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो इच्छा अनुसार ही तो चल रहा है। कठोरता का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, भारतीय संविधान में। लचीलेपन का, लिखित निर्मित संविधान, तो ये रिपीटेड चीज़ें हैं, कहाँ होती हैं, भारतीय संविधान के अंदर ही होती हैं। आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम किए हैं, फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं, और नहीं भी घूम रहे हैं फिर भी उनको अच्छी खासी सुविधा मिलती है किसी न किसी तरीके से, है ना। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर लिख के बताइएगा, क्या इनकी बात सच साबित हुई है, तो हाँ या ना इसका कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो 1922 में किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, तो कहते हैं महात्मा गांधी जी, और ये हैं महात्मा गांधी जी जो हैं बापू हैं, अपने भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो ये क्या है, झूठ तो बोल नहीं सकते, इन्होंने जो बोला है वो सही साबित हो भी रहा है। चलिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको संविधान निर्माता कहा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो है इनकी भी बड़ी भूमिका रही है इसमें। लाल बहादुर शास्त्री, इनको कोई नहीं भूल सकता, इनकी जो मृत्यु होती है वो भारत से बाहर होती है, एकमात्र प्रधानमंत्री है, इनके बारे में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु। अभी गांधी जी को भी राजनीतिक गुरु मानने की आवश्यकता पड़ गई थी, देखो, है ना। तो गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और एक अरविंद केजरीवाल जी के गुरु जी भी है ना राजनीतिक गुरु सभी जानते हैं। राजनीतिक गुरु मानते थे तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, इनको मानते थे अपने राजनीतिक गुरु। चलिए नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। क्वेश्चन दो प्रकार से बनेगा, इंग्लिश चैनल तैर के पार करने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन था, इंग्लिश चैनल तैर के पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोनों ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय यानी कि किसी व्यक्ति या पुरुष के बारे में पूछा गया है, और पहली लिखा हुआ आ जाता तो महिला हो जाती। पहला आपसे पूछा गया है तो मिहिर सेन हो जाएगा, और अगर दूसरा ये पूछा जाए कि महिला कौन है तो वो आ जाएगी आरती साहा, है ना, आरती साहा हो जाएगी। राकेश कुमार की अगर मैं बात करूं तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति हैं, अंतरिक्ष में कौन, भारतीय व्यक्ति हैं जो प्रथम बार क्या करते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, पहले व्यक्ति आ जाएंगे। और अगर विश्व में पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रांग का नाम सभी आप अच्छे से जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। लवणीय क्या होता है, खारी यानी कि नमक। हमारे इधर की लैंग्वेज में बोले नमक को तो लूण कहा जाता है ना, लूण कहा जाता है। लूणी झील भी है, लूणी नदी भी है, पता होगा राजस्थान के अंदर है। तो लूण, खारी का मतलब, खारे का मतलब क्या, लूण बोला जाता है। आपके उधर नमक को और कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो विश्व की सबसे लवणीय झील है, ये कहाँ पे है, तो ये है वोन झील। कौन है, वोन झील है। ये कहाँ पे है, टर्की के अंदर है, टर्की के अंदर वोन झील। और अगर इसकी मैं बात करूँ लवणीयता की, कि जो कितने प्रतिशत है आप सोच भी नहीं सकते, 333% लवणीयता, यानी कि 333% क्या है, खारी है। ये विश्व की सर्वाधिक खारी झील है वोन झील। ये वोन ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा एग्जाम में, वोन झील टर्की के अंदर है। और अगर पूरे मतलब समुद्र की अपन बात करें ना, ये है यहाँ पे आपको पता है 29% पे अपन रह रहे हैं, 71% जो है पानी है। और इसमें से जो समुद्र के पानी की अपन बात करें ना, समुद्र के पानी की, तो समुद्र का पानी भी खारा जो है ना 3.5% के अकॉर्डिंग है। और इसको आप देखिए 333%, कहाँ से कहाँ तक कोई मिलान नहीं है। देखिए ना कितनी खारी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा खारी है। वोन झील टर्की के अंदर आ जाएगी। विश्व की अभी बात करें, सुपीरियल झील है ना, सुपीरियल झील ये क्या है, सबसे चौड़ी लंबी झील है, सबसे चौड़ी यानी कि बड़ी विशाल, है ना,
चौड़ी, बड़ी या फिर आप बोले विशाल, विशाल झील है, सबसे बड़ी या फिर बोले सबसे विशाल झील कौन सी है विश्व की, तो आ जाएगी सुपीरियर झील। कौन सी आ जाएगी? सुपीरियर झील आ जाएगी। डल झील, डल झील कहाँ की है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या? चलो मैं ही बता देती हूँ। डल झील कहाँ की है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की झील है डल झील। यहाँ पे कौन कौन जाके आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? कौन से तीर्थंकर थे? जैन धर्म से संबंधित है भगवान महावीर। कौन थे ये? महावीर स्वामी, ये थे तीर्थंकर, तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएंगे 24वें। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले नंबर पे कौन थे, तो ये थे आदिनाथ, भगवान आदिनाथ। एग्जाम में आया हुआ है प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो आदिनाथ। और 23वें काफी समय रिपीट हुए हैं, IMP लगा लीजिएगा इसको। 23वें कौन है, तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ है ना, पार्श्वनाथ 23वें हो जाएंगे। और 24वें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, जो कि क्या है? अंतिम तीर्थंकर है, अंतिम तीर्थंकर है। जैसे है ना 10 क्या हुए हैं? सिख गुरु हुए हैं। 10 ऑप्शन में भी है, देखिए 10 सिख गुरु थे, जिसमें से अंतिम कौन थे? गोविंद जी थे ना, गोविंद जी थे। तो अंतिम अलग है, अंतिम अधिकतर आते हैं, दोनों आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट में कौन थे और लास्ट में कौन थे। तो 24वें आ जाएंगे महावीर स्वामी, है ना, महावीर स्वामी आ जाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं जैन धर्म में जो सबसे बड़ा त्योहार या सबसे बड़ा पर्व जो है वो मनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पर्युषण। और ये कितने दिन तक चलता है? अगर आप जैन धर्म से संबंधित हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सागरमाथा किस देश में स्थित है? सगरमाथा भी कहते हैं और सागरमाथा भी इसको कहते हैं। कहाँ पे स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा है ये, और इसका दूसरा नाम अगर मैं आपको बोलूंगी तो आप इसका आंसर आराम से लगा लेंगे, सागरमाथा, या फिर मैं कहूँ माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। सागरमाथा का दूसरा नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। अब आप इसका आंसर लगा लेंगे, आराम से लगा लेंगे। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेपाल। कौन सा हो जाएगा? नेपाल, है ना, नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लंबाई या ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी 8848 मीटर, है ना, 8848। अगर मैं बात करूं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो आ जाएगी K2 या गार्डविन ऑस्ट्रियन भी इसको आप कह सकते हैं। भूटान की अगर मैं बात करूं तो गंगखोई है। क्या है? गंगखोई है। क्या है? गंगखोई है। नेपाल का आप मुझे, म्यांमार का आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, म्यांमार का, है ना, म्यांमार का आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? दल बदल से संबंधित कानून, है ना, दल बदल, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख, है ना, दल को बदल लेना है। जैसे कि आप देखिए उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे कांग्रेसी जो हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी वाले बहुत सारे हैं जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ऐसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए। तो दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख कौन सी सूची में मिलता है? यह मिलता है 10वीं अनुसूची में। किस में मिलता है? 10वीं अनुसूची में मिलता है। अगर मैं दूसरी अनुसूचियों की भी बात करूं तो 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो राज्य व केंद्र सरकार जो होती है इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन, इनसे संबंधित चीजें आपको देखने को मिलेगी 7वीं अनुसूची के अंदर। 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 8वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा भाषा से संबंधित चीजें, है ना, जो 22 भाषा है भारत की, 22 भाषा, उससे संबंधित उल्लेख आपको किसमें देखने को मिलेगा? तो ये 8वीं अनुसूची के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और क्या आ जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, सारी लैंग्वेज। संस्कृत इसके अंदर शामिल नहीं है ना, पूछा जाएगा एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज इसमें शामिल नहीं है, तो संस्कृत इसके अंदर शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? जो केंद्र में जो सरकार बैठी है यानी कि संसद के अंदर कोई भी बिल को पास करना या कोई भी नया कानून बनाना, क्या बनाना? कोई भी नया कानून बनाना, ये इसके अंदर शामिल होता है 9वीं अनुसूची के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है,
सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया का महाद्वीप है सबसे बड़ा। और अपन कहाँ निवास करते हैं तो एशिया के अंदर अपन निवास करते हैं। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे। अब दार्शनिक होता क्या है, क्या होता है दार्शनिक? दार्शनिक यानी कि इनको विचरने का ज़्यादा शौक था, घूमने फिरने का, नई नई चीज़ें जानने का बहुत उत्साहित थे ये। तो इनसे संबंधित चीज़ें यही होती हैं। दार्शनिक का मतलब भी यही होता है, लोगों से मिलना जुलना, अच्छे से बात करना। तो आपसे पूछा गया है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आ जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे? दार्शनिक राष्ट्रपति जी थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ, चाहे छोटा हो या सरल हो, पर एग्जाम में आया है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। प्रतिभा पाटिल की अगर मैं बात करें तो पहली महिला राष्ट्रपति अगर कोई बनी है तो वो बनती है प्रतिभा पाटिल। और देश की दूसरी राष्ट्रपति जी की अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएगी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब अगर तत्कालीन राष्ट्रपति का नाम लिया जाए तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर इन्हीं के साथ में मैं बात करूं कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था तो इनके समय पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ये कौन थे, तो ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और दूसरा क्या है, ये राष्ट्रपति के पद पे भी रहते हैं। जब ये राष्ट्रपति के पद पे आते हैं तब प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसका होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का होता है। चलिए नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम क्या है, तो उस युद्ध का नाम हो जाएगा झेलम युद्ध। और ये जो युद्ध होता है, झेलम युद्ध जो होता है, ये इसी नदी के किनारे होता है, यानी कि झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे कब हुआ था, तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व के अंदर। चलिए नेक्स्ट है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। तंबाकू पर प्रतिबंध, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा आ जाएगा? तो आप इसमें सोचोगे चाइना होगा, नहीं हो सकता। भारत वाले तो खाते हैं, और क्या बोलते हैं, एक और वो जो गुटखा वगैरह खाते हैं, बोलो जुबा केसरी, है ना, बोलो जुबा केसरी वाली चीजें। तो तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगा लिया है, तो ये लगाते हैं अपने नेपाल वाले। नेपाल वाले क्या है, तंबाकू पर बिल्कुल ही रोक लगा दिया है ना, बिल्कुल रोक इन्होंने लगा दी है। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। और अगर मैं आपसे पूछूं सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं, बताया है मैंने, एक बार और बता देती हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपको याद हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय है कहाँ पे, तो इसके मुख्यालय की मैं बात करूँ तो नेपाल काठमांडू के अंदर स्थित है इसका मुख्यालय। इसके सदस्य कितने देश हैं, तो टोटल आ जाएंगे 8 देश। कौन कौन से हैं? भारत के पास में कौन लगता है, पाक, यानी कि पाकिस्तान। पाक के पास लगता है बांग्लादेश। फिर भारत के पास में लगता है अफगानिस्तान। और कौन सा लगता है, नेपाल लगता है। फिर लगता है म्यांमार। फिर लगता है श्रीलंका। फिर लगता है मालदीव। हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो ये है टोटल 8 देश जो कि सार्क के सदस्य देश हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, इनके मुख्यालय भी मैंने आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। पहले भारतीय आपसे पूछे गए हैं, ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, तो पहले भारतीय आ जाएंगे दादा भाई नौरोजी। द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, सबसे वृद्ध पुरुष थे भारत के अंदर। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। मानव निर्मित झील यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई झील जो है वो आपसे पूछी गई है, तो ये आ जाएगी गोविंद सागर झील, है ना। और गुरु गोविंद सिंह को आप सभी जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह, अभी बताया है मैंने इनके बारे में। गुरु गोविंद सिंह कौन से थे, ये सिखों के अंतिम गुरु या फिर कहें 10वें गुरु। और इन्हीं के नाम पे ये बनाया गया है। कहाँ पे है ये, तो ये टिहरी बांध का नाम आपने सुना होगा, है ना, टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध,
भाखड़ा नागल बांध और इसी के पीछे बनाया गया है गोविंद सागर झील जो है कहाँ पे है ये भाखड़ा नागल बांध किस राज्य के अंदर आता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पिछोला झील कहाँ पे है? राजस्थान के उदयपुर के अंदर है। गाना भी सुना होगा ना, पिछोला झोला ले बेसा ओ बाल माँ। चलिए नेक्स्ट है सांभर झील, ये भी राजस्थान के अंदर आती है। चिल्का झील कहाँ पे है? ये है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। चलिए नेक्स्ट है आज का आखिरी क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे अपना स्कोर जरूर लिख के बता दीजिए कि कितना स्कोर आपका हो चुका है। जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं उसके आंसर दो ना दो आपकी इच्छा, पर आपका स्कोर जरूर बताइएगा ईमानदारी से जितने भी आपके नंबर आए हैं। इसके अलावा मेरी लाइव क्लासेस आने वाली हैं 15 जून से। तो अब मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में भी आपसे टाइम मांगा था, तो इस बार भी आप मुझे अपना टाइमिंग जरूर लिख के बताइएगा। पर डे अपनी 2 क्लासेस होगी। पहली होगी मॉर्निंग में कौन सी क्लासेस आएगी? करंट अफेयर की, जो ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड रहेगा। और दूसरा रहेगा अपना जीके, जो कि स्पेशल बैच होने वाली है। आप बोलोगे ज़्यादातर उसी वैकेंसीज के ऊपर लेके आऊँगी, है ना। भारत जीके तो वैसे अपना हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस आएगी सही, इसके अलावा भी। पर जो जीके की जो मैं स्पेशल क्लासेस लेके आऊँगी, अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी की बात करूँ, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, जिससे भी संबंधित ज़्यादा मेरे कमेंट होंगे, मतलब आपके जो कमेंट आ जाएंगे मेरे पास में, उससे संबंधित अपनी क्लासेस शुरू हो जाएगी। बाकी आप इन दोनों का मुझे जो टाइमिंग आपको सूटेबल हो, 8 बजे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का कोई भी टाइम, दिन का टाइम, इवनिंग का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, जो भी आपको बेस्ट लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, सभी अच्छे से जानते हैं, परम वीर चक्र जो है सबसे अधिक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है वीरता पुरस्कार। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो आ जाएगा भारत रत्न। उसके बाद में तो ये सारे पुरस्कार शामिल हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सारे पुरस्कार आ जाएंगे। चलिए, हो चुकी है अपनी क्लास खत्म। 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। देखिए, आप पूरा देख के चले जाते हैं पर शेयर नहीं करते हैं, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मैं मोटिवेट कैसे होंगी, फिर मैं अच्छा कंटेंट कैसे लेके आ पाऊंगी अगर अच्छे और ज़्यादा विद्यार्थी मेरे से नहीं जुड़ेंगे तो। चलिए, आप जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।